हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य भूगोल की बुक, जिसमें हमारा जो पार्ट चल रहा है वो है विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो गाइस, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है भूकंप। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग घटना चक्र के अन्य सब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, जो कि है पीसीएस विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो गाइस, उसके आप प्ले लिस्ट में जाएंगे। तो गाइस, प्ले लिस्ट में जब आप जाएंगे तो आप घटना चक्र की यूपी स्पेशल दे सकते हैं। दृष्टि घटना चक्र भी मैंने कंप्लीट करा रखी है। उसके बाद जो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है और जनरल हिंदी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप पॉलिटी देख सकते हैं एंड जो इंडियन ज्योग्राफी भी आप देख सकते हैं घटना चक्र की, और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी देख सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री है एंड फिजिक्स, ये सारी जो है मैंने कंप्लीट करा रखी है। तो गाइस, ये सारी विद एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। प्लस गाइस, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में अगर आपको सच में अच्छी लगे तो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस है। तो चैप्टर नंबर 1 ब्रह्मांड हम कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 चट्टान, और चैप्टर नंबर 4 यानी कि ज्वालामुखी कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 यानी कि जो कि है भूकंप। चलिए इसके अलावा भी देख लेते हैं हमारे पास और कौन कौन से चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर 13 से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे चैप्टर जो है हम लोग को कंप्लीट करने हैं, धीरे धीरे हम सारे कंप्लीट करवा लेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, फिर क्या करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 5 और है वो भूकंप। चलिए, तो ये रहा हमारा चैप्टर गाइस, ये घटना चक्र की बुक है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है भूकंप की घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है, यानी कि जो भूकंप आता है वो धरातल के नीचे आता है। परंतु प्रत्येक भूकंप जो है समान गहराई पे उत्पन्न नहीं होता। मतलब ये नहीं कह सकते कि सबकी गहराई बराबर है। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, भूकंप का उत्पत्ति केंद्र बोलते हैं, या फिर उसे बोलते हैं भूकंप मूल यानी कि सेस्मिक फोकस। ओके गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब जहाँ से उत्पत्ति हो रही है वो नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है इसे क्या है, अवकेंद्र भी कहते हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर लिखा है कि भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसको हम बोलते हैं अधिकेंद्र। सपोज कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के यहाँ पे भूकंप यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट जो है आप जो भूकंप मूल कह रहे हैं या अवकेंद्र को बोल रहे हैं, यहाँ से इसका स्टार्ट होता है क्या भूकंप। अब मान लीजिए यहाँ से जो सबसे पहले स्थल पर अगर हम आते हैं तो जो सबसे निकटतम बिंदु आता है उसको हम बोलते हैं अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर बोलते हैं। मतलब सबसे पहले यहाँ पे पहुंचा है तो उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर, जो सबसे निकट होता है उस इस बिंदु से जो सबसे निकट होता है, राइट। अब लिखा है अधिकेंद्र यानी कि जो एपिसेंटर है, यानी जो स्थल पर मिला है हमें। तो अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है, यानी कि सबसे पहले भूकंप आपको वहीं पे पता चलेगा। अब लिखा है भूकंप अधिकेंद्र सदैव जो है भूकंप मूल के ठीक ऊपर यानी कि समकोण पर स्थित होता है। यानी इसने ये कहा कि अगर ये पृथ्वी है, यहाँ पे अगर आपका भूकंप मूल है तो बिल्कुल इसके ऊपर की तरफ, यानी कि हम कह सकते हैं ना 90 डिग्री पे आपको पता चलेगा क्या, अधिकेंद्र। कौन सा, अधिकेंद्र, राइट। अब लिखा है भूकंप मूल से भूकंप प्रारंभ होता है तो इस केंद्र से भूकंपीय लहरें उठने लगती हैं। यानी कि जब भूकंप आता है तो किस क्या होता है, आपकी लहरें उत्पन्न होती हैं, उसको हम बोलते हैं भूकंपीय लहरें, ये उठने लगती हैं। तथा सर्वप्रथम ये भूकंप जो है अधिकेंद्र पर पहुंचता है, यानी कि जो स्थल पर जो बिंदु है सबसे पास में और 90 डिग्री पर है वो है अधिकेंद्र, सबसे पहले वहीं पहुंचती है तरंगे। ठीक है, अब लिखा है कि सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। मतलब इसने कहा कि जो भूकंप है वो कहाँ पे आते हैं, जो नेचुरल भूकंप यानी कि प्राकृतिक भूकंप है वो स्थल मंडल में ही आते हैं, लिथोस्फीयर में ही आते हैं। अब लिखा है कि दशाओं के आधार पर भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, यानी इसने कहा जो भूकंप, लाइक ये पृथ्वी है, पृथ्वी के यहाँ भूकंप मूल है, यहाँ से क्या होता है, तरंगे निकलने लगती है। तो ये जो तरंगे हैं ना जो हमें महसूस होती है वो 3 प्रकार की होती है। चलिए, पहली होती है आपकी प्राथमिक तरंग, या हम कह सकते हैं प्रधान तरंग, या हम इसको कहते हैं प्राथमिक तरंग को या प्राइमरी वेव, और इसी प्राइमरी से हम कह सकते हैं पी वेव। ठीक है, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, प्राइमरी से पी। ठीक है, ये वाला हो गया पहला। तो इसमें लिखा है कि प्राथमिक तरंगे क्या होती है, साउंड वेव्स होती हैं, यानी कि ध्वनि तरंगे होती है, राइट। मतलब ध्वनि तरंगे नहीं होती, ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। यानी कि कौन सी ध्वनि तरंगे हमारी क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, राइट। तो इसने हम सिंपल देखते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है ना वो उसका एक उदाहरण ध्वनि तरंग होता है, और इसी का एक और उदाहरण हम क्या कह दे रहे हैं, प्राथमिक वेव, या फिर हम पी वेव, प्राइमरी वेव, कुछ भी कह लीजिए आप। ठीक है, अब लिखा है ये तरंगे सबसे अधिक तीव्र होती है। मतलब तीनों वेव्स में तीन तरंगे निकलती है, 3 तरह की, तो सब 3 तरह की निकलती है, तो सबसे तीव्र कौन सी होती है, ये आपकी पी वेव्स होती हैं, यानी कि प्राथमिक वेव होती है। ठीक है,
इसकी तीव्रता इसके मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों की सघनता पर निर्भर करती है। यानी कि जब ये तरंग ऐसे ऐसे जा रही होगी तो उसके बीच बीच में जो भी चट्टानें होती है उसकी सघनता क्या है उस पर निर्भर करती है इस वेव की तीव्रता, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है कि प्राथमिक तरंगें पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती है। अब गाइस प्रत्येक भाग में यात्रा करती है क्या मतलब है, जब हम पृथ्वी को देखते हैं ना तो कहीं पे क्या होता है वो सॉलिड होता है यानी कि ठोस होता है, कहीं पे तरल होता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर ठोस होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये प्रत्येक अवस्था हो गई। तो इसने कहा जो प्राइमरी यानी कि पी वेव्स होती है ना वो लिक्विड में भी ट्रेवल कर लेती है, ठीक है, वो क्या है सॉलिड में भी कर लेती है, ये बोला इसने। अब इसमें हाँ अगर कहीं पे कुछ भी नहीं है वायु है तो वहाँ पे भी कर जाएगी, ठीक है। अब इसने कहा चूंकि इसकी गति सबसे अधिक होती है मतलब ये सबसे तेज ट्रैवल करती है तो ये सबसे पहले धरातल पर पहुँचती है। यानी कि हमने कहा 3 वेव्स होती हैं, ठीक है, 3 वेव में सबसे पहले धरातल पर कौन सी पहुँचेगी, यही वाली पहुँचेगी क्योंकि इसकी गति तेज होती है। अब इसने कहा ये जो है गैस तरल ठोस तीनों अवस्था तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर जाती है। मतलब यही कहा कि पृथ्वी के अंदर अगर गैस है तो उससे उससे भी पार हो जाएगी, तरल है तो उससे भी, ठोस है तो उससे भी पार हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इस डायग्राम को हम एंड में समझाएंगे, अभी फिलहाल इसको समझाने का टाइम नहीं आया। चलिए यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक वेव यानी कि गौण तरंगे। द्वितीयक वेव को बोलते हैं सेकेंडरी वेव और शॉर्ट में हमने इसको बोल दिया एस वेव्स, ठीक है। तो इसने कहा ये तरंगे जल तरंग या प्रकाश तरंगों की तरह होती है। जैसे हमने प्राथमिक तरंग यानी कि पी वेव हमने कहा था साउंड वेव की तरह होती है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको ध्वनि तरंगों की तरह होती है। तो ये जो एस वेव होती है वो आपकी कैसे होती है, लाइट वेव्स की तरह होती है, ठीक है। अब लिखा है इन्हें आड़ी अनुप्रस्थ लहरें यानी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और जो हमारी प्राथमिक थी उसको हमने क्या बोला था गाइस, उसको हमने बोला था अनुदैर्घ्य, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, ये कौन सी है, अनुप्रस्थ का उदाहरण है, अनुप्रस्थ तरंग का। इसने कहा कि ये जो अनुप्रस्थ तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, अणुओं की गति तरंग के समकोण पर होती है। मतलब इसने क्या कहा, देखिए गाइस हम ना एक तरंग बनाते हैं, तरंग यानी कि वेव, वेव कुछ इस तरह से बनती है, राइट। अब इसने कहा कि इसकी तरंगों की जो गति है यानी कि ये आगे की तरफ मूव कर रही है, तरंगों की गति जो उसके अणु हैं, अणु के समकोण पे होती है। सपोज कि ये अणु है, अणु सिर्फ इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन तरंग ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। मतलब इसने कहा कि अणु यहाँ पे है तो वो सिर्फ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वेव मूव कर रहा है, लेकिन जो तरंगे हैं वो आगे की तरफ जा रही है। यही बोला है कि इसकी गति इसके समकोण पर होती है, ठीक है। अब लिखा है ये तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती है। मतलब सबसे पहले कौन सी तरंगे उठती हैं, पी वेव्स, उसके बाद कौन सी उठती हैं, एस वेव्स, ठीक है। इसकी गति प्राथमिक तरंगों से कम होती है। सबसे ज़्यादा गति किसकी थी, पी की, अब हो गई एस की, ठीक है, सेकंड नंबर पे एस की है। ये तरंगे जो है तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती। जैसे हमने प्राइमरी में बोला था कि ये जो है लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों से होकर गुजर जाती है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना एस वेव वो आपकी तरल यानी कि लिक्विड से होकर नहीं गुजरती। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओके, इसमें लिखा यही कारण है कि द्वितीयक तरंगे जो है आपकी सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि गाइस ये है पृथ्वी, राइट। अब सपोज कि यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे तो चलो स्थल है, यहाँ पे समुद्र है, तो ये जैसे ही नीचे से ऊपर आती जाएगी। अब यहाँ अगर समुद्र आ गया यानी कि पानी आ गया, सपोज कि इस तरह से, और यहाँ पे क्या है, जल आ गया, ठीक है, ये पृथ्वी है और इस तरह से है, ये आपका समुद्र है, राइट। और यहाँ से वेव आ रही है, कौन सी, यहाँ से वेव आ रही है, कौन सी, एस आ रही है। तो ये यहाँ तक जाएगी जाएगी जाएगी, लेकिन अब ये तरल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगी खत्म यानी कि लुप्त। लेकिन अगर वही पी वेव होती वो ऊपर तक पहुँच जाती है, ठीक है, यही बोला इसने। अब लास्ट वाली हम पढ़ेंगे वो, उसको हम बोलते हैं धरातलीय तरंग यानी कि सरफेस वेव, या फिर हम इसको बोलते हैं लॉन्ग वेव बोलते हैं, एल मतलब लॉन्ग, लॉन्ग वेव बोलते हैं, ठीक है, एल वेव भी बोलते हैं, यानी कि पी, एस और एल, राइट। तो धरातलीय सरफेस वेव, ठीक है। अब लिखा है धरातलीय तरंग अन्य दो तरंगों की अपेक्षा कम वेगवान होती है। मतलब इसकी स्पीड जो होती है सबसे कम होती है, वेग जो होता है सबसे कम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पी का, फिर एस का, फिर एल का, राइट। अब लिखा है इसका जो भ्रमण पथ पृथ्वी की धरातलीय भाग पर ही होता है, यानी कि कुछ ये इस तरह से भ्रमण करती है। ये जैसे पी नीचे से आई, एस नीचे से, अब ये भ्रमण इस तरह से करती है पृथ्वी पर, ठीक है। तो अब इसमें लिखा है ये लहरें पृथ्वी पर पूरा चक्कर लगाकर जो है अधिकेंद्र पर पहुंचती है, ठीक है। अधिकेंद्र कौन सा था, जैसे कि हमारा यहाँ पे भूकंप स्टार्ट हुआ, इससे सबसे पास समकोण पे अधिकेंद्र, ये वाला। इसने कहा इन्हें पी और एस लहरों की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, ठीक है। मतलब एल जो है आपकी सबसे लंबा मार्ग तय करती है एज कम्पेयर टू पी एन एस। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरातलीय तरंगों को हम लंबी यानी कि लॉन्ग वेव बोलते हैं, इसलिए हमने एल वेव बोला इसे, क्योंकि इसका भ्रमण समय जो है अधिक होता है। लॉन्ग वेव है,
सबसे देर तक भ्रमण करती है, ठीक है। और इसने कहा ये सर्वाधिक दूरी तय करती है, सबसे ज़्यादा दूर यही जाती है। अब लिखा है इसी कारण क्या है, धरातल तरंग यानी कि अधिकेंद्र पर सबसे लास्ट में पहुंचती है, सबसे धीरे चलती है, सबसे बाद में पहुंचती है। और इसने कहा धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है, मतलब जो जो तोड़ फोड़ यानी कि घर टूटते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं वो एल वेव की वजह से होती है, मतलब इसी की वजह से होती है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। अब लिखा है भूकंप की तीव्रता जो है विमुक्त ऊर्जा यानी कि एनर्जी रिलीज्ड की सूचक होती है, ठीक है। मतलब भूकंप की तीव्रता से पता चलेगा कि उससे कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, कितनी ऊर्जा विमुक्त हुई है, ठीक है। अगर तीव्रता बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, कम है तीव्रता कम एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब भूकंप के परिणाम यानी कि मैग्नीट्यूड का मापन किससे किया जाता है, हम रिक्टर स्केल से करते हैं। देखिए अब इसमें क्या क्या बोला, अगर हम उसके मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम की बात करते हैं, उसको मापना है तो हम किससे मापेंगे, रिक्टर स्केल से नापेंगे, ठीक है। अगर हम इसकी तीव्रता का मापन करना है यानी कि इसकी इंटेंसिटी को देखना है तो हम किससे मापेंगे, मार्केली स्केल से, राइट। तो ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, मैग्नीट्यूड अलग है, इंटेंसिटी अलग है, यानी कि परिणाम और तीव्रता, रिक्टर स्केल एंड मार्केली स्केल, राइट। और लिखा है रिक्टर स्केल का आविष्कार। चलिए गाइस यहाँ पे रुक जाते हैं हम लोग और अब ये वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है भूकंपीय छाया क्षेत्र। चलिए आइए डायग्राम भी देख लें। तो गाइस यहाँ पे भूकंपीय छाया क्षेत्र कौन सा हो गया, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना छाया क्षेत्र, देखिए यहाँ लिखा है छाया क्षेत्र, ये वाला, राइट, ये जो डार्क डार्क वाला है। चलिए अब इसे समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इसमें लिखा है भूकंप लेखी यंत्र सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती हैं यानी कि रिकॉर्ड होती है। मतलब इसने कहा कि जो तरंगे आ रही होती है ना, वो सिस्मोग्राफ ये एक यंत्र है, ठीक है, जिसमें भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड होती हैं, राइट, क्या होती हैं, रिकॉर्ड होती है। अब लिखा है हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित यानी कि रिकॉर्ड नहीं होती। मतलब कुछ एरिया ऐसी है जहाँ पे आपको रिकॉर्ड, मतलब आपको वहाँ भूकंप की तरंगे मिलेंगी ही नहीं, ठीक है। अब इसने कहा ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, छाया क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि शेडो जोन, एक क्या है, अर्थक्विक शेडो जोन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। मतलब इसने कहा कि अगर एक ही समय में दो भूकंप आए, ठीक है, तो उन दोनों का छाया क्षेत्र क्या होगा, अलग अलग होगा, एक नहीं होगा, ठीक है। अब लिखा है उपयुक्त चित्र में PS तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। आइए चलिए उपयुक्त चित्र देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे P तरंगों का छाया क्षेत्र दिखा रखा है, ठीक है, और दूसरे वाले में इसने क्या दिखा रखा है, S तरंग का छाया क्षेत्र दिखा रखा है। आइए समझे आगे क्या लिखा है। फिर इसने क्या कहा, ओके, तो इसने लिखा है ये देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर PS दोनों ही तरंगों का अभिलेख करते हैं, यानी 105 डिग्री तक। आइए देखें, तो गाइस 105 डिग्री, तो इसमें डिग्री तो लिखी नहीं है, तो गाइस ये देखिए एक बार फिर से देखते हैं। तो इसने कहा 105 तक, यानी कि जो ये वाली साइड है ना, ये हमने मान ली 105 और ये 105 डिग्री, ठीक है। और जो ये वाली साइड है ना, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ये है 145 डिग्री, इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये है 105, ये है 145 डिग्री। तो इसने कहा 105 तक अगर आप दोनों तरफ देखो तो आपको P भी देखेगी, S भी देखेगी। तो ये वाला तो फिलहाल P का है, तो P भी दिख रही है हमको, और देखिए 105 पे हमको S भी दिख रही है, ये S के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 105 पे S को भी देख पा रहे हैं। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं गाइस कि 105 से लेकर 145 तक अगर हम P की बात करें तो यहाँ पे इसका छाया क्षेत्र दिखेगा, यानी कि पृथ्वी के इस वाले पार्ट पे ना, अगर आप ऐसे पूरी पृथ्वी घूम जाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना 105 से लेकर 145 वाला, यहाँ पे आपको P वेव महसूस नहीं होगी, यानी कि प्राथमिक तरंगे महसूस नहीं होंगी, ठीक है, एक चीज। अब S पे आ जाते हैं, तो देखिए गाइस 105 के बाद ना S वेव आपको कहीं पे भी महसूस नहीं होंगी। तो हम क्या देखते हैं कि P और S में अगर छाया क्षेत्र की बात करें तो P का जो छाया क्षेत्र है S के छाया क्षेत्र से क्या है, आपका छोटा है, ये वाला क्या है, बड़ा है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो गाइस चलिए फिर हम आते हैं फिर वापस इस पे। तो यहाँ क्या लिखा है, इसने लिखा है कि 105 तक तो आपको PS दोनों ही मिल जाएंगी। फिर लिखा है जो भूकंप लेखी होता है, नहीं सिस्मोग्राफ होता है,
सिस्मोग्राफी होता है उसमें क्या है, अधिकेंद्र से 145 के पश्चात जो है पी तरंगे तो आपको दिख जा रही हैं, लेकिन एस तरंग उसके बाद भी आपको नहीं दिख रही है। तो इसने कहा कि 105 से 145 के बीच का जो क्षेत्र है वो दोनों तरंगों के लिए क्या है, छाया क्षेत्र है, यानी कि शैडो जोन है, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही तरंगे आपको नहीं मिल रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें लिखा है 105 के बाद क्या है, एस तरंगे आपको नहीं दिख रही। अब हमने कहा कि जो पी का छाया क्षेत्र है ना वो, सॉरी, एस का जो छाया क्षेत्र है ना वो पी के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है, अभी हमने देखा। ठीक है, भूकंप अधिकेंद्र के 105 से लेकर 145 तक क्या है, पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ मिलेगा, यानी 105 से 145 तक पी का आपको पूरी पूरी पृथ्वी पर मिलेगा। लेकिन 105 के बाद आप देखोगे तो एस आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें लिखा है एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है बल्कि ये पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है, यानी कि अगर पृथ्वी 100% है तो 40% तक तो आपको एस का क्या है, छाया क्षेत्र मिलेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से पीछे करिए और वापस से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ तक पहुँच गए थे। ठीक है, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम फिलहाल यहाँ पे हमने छोड़ा था, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो देखिए यहाँ लिखा है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल हमने यहाँ पे दो चीज़ पढ़ी थी कि अगर जो भूकंप है उसका परिणाम आपको मापना है तो आप जाइए रिक्टर स्केल को यूज़ करिए, अगर इसकी तीव्रता नापनी है तो आप मर्केली स्केल यूज़ करिए। तो इसने कहा रिक्टर स्केल का आविष्कार, चलिए देखें किसने किया। तो इसका जो आविष्कार है 1935 में किसने किया है, आपका चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया है। तो रिक्टर क्या है, रिक्टर तीव्रता लघु गणकीय पैमाने पर यानी कि लॉगरिथमिक स्केल पर आधारित होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने किया है, चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया है। और ये किस पर आधारित है, लॉगरिथमिक स्केल पर आधारित होती है, राइट, जिसका आधार 1 से 10 अंक के बीच अंकित होता है। प्रत्येक अंक जो है आपको सिस्मोग्राफ पर 10 गुना आयाम यानी कि 10 टाइम क्या होता है, एम्पलीट्यूड की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि इसने यहाँ पे क्या है 1 से 10 तक है, तो प्रत्येक इसके जो पॉइंट होता है ना, प्रत्येक अंक 1 से 10 तक में, तो मतलब 1 है, ठीक है, 1 के बाद जब 2 आएगा तो ये 10 गुना अधिक है, 2 के बाद 3 आएगा तो ये उससे 10 गुना अधिक है, 3 के बाद 4 आएगा तो ये उससे 10 गुना अधिक है। तो ये होता है आपका लॉगरिथमिक स्केल पर, राइट। तो एम्पलीट्यूड आयाम को दर्शाता है, 10 गुना अधिक आयाम को दर्शाता है, जबकि प्रत्येक अंक पर जो ऊर्जा होती है वो 32 गुना मुक्त होती है। मतलब एक पे 32 गुना मुक्त हो गई, दूसरे पे मतलब एक पे कुछ हुई तो उस पे दूसरे वाले पे आएंगे तो 32 गुना मुक्त होती है, तीसरे पे आएंगे तो और कितनी हो जाएगी, कहीं 32 का डबल। ठीक है, कितना हो गया 64 गुना। मतलब इसने कहा कि जैसे ही रिक्टर स्केल पे आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, आपके पास 1 2 3 4 ऐसे करके है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ऐसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पे जितना भूकंप आया, मतलब सपोज 1 है, रिक्टर स्केल 1 पे भूकंप आ रहा है, राइट। तो गाइस यहाँ पे क्या है, उसकी तीव्रता कम होगी तो विनाश भी कम होगा, राइट। लेकिन जैसे ही हम 1 से 2 पे आ जाते हैं, इसने कहा 2 रिक्टर स्केल पे आया है भूकंप, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ से जो इसकी तीव्रता यहाँ पे बढ़ जाएगी और कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है, पूरी 32 गुना, पहले से 32 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त हो रही है, यानी कि विनाश उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, वहीं अगर आप तीसरे पे आ जाएंगे फिर आप देखेंगे उससे भी 32 गुना जो है आपकी ऊर्जा मुक्त हो रही है, यानी कि एनर्जी मुक्त हो रही है। इसका मतलब गाइस यहाँ पे विनाश पहले वाले से और तेज होगा, मतलब 32 गुना ज़्यादा होगा। यही होता है कि जब बहुत अधिक तीव्रता के वो आते हैं ना रिक्टर स्केल पे भूकंप, तो क्या है विनाश अधिक होता है। ठीक है, तो अगर वही 7 8 9 पे आएगा तो सोचिए कितना विनाश होगा। अब लिखा है कि एक अंक तीव्रता की भूकंपीय तरंग 6 ओंस TNT 6 ओंस ऑफ TNT ऊर्जा निर्मुक्त करती है। ठीक है, एक अंक की बात करिए, इसने कहा इतनी ऊर्जा निर्मुक्त करती है 6 ओंस TNT। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने एवं उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला क्या एक उपकरण है। मतलब हम भूकंप का पता लगाने और उसको रिकॉर्ड करना है तो हम किसका यूज करते हैं, सिस्मोग्राफ का। अब इसमें मिलकर सिस्मोमीटर। सिस्मोग्राफ का क्या होता है, आंतरिक भाग होता है। मतलब सिस्मोमीटर जो है सिस्मोग्राफ के अंदर ही होता है, जो एक क्या है पेंडुलम या फिर एक स्प्रिंग पर चढ़ा हुआ भार होता है। ठीक है, चलिए कोई नहीं पूछ रहा। हालांकि सामान्यतः इसे सिस्मोग्राफ के समानार्थी के रूप में ही भी प्रयोग किया जाता है। इसने कहा सिस्मोग्राफ उपकरण के सिस्मोग्राफ उपकरण के विशिष्ट स्थान पर भूकंप की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, सिस्मोग्राम क्या है, सिस्मोग्राफ उपकरण के विशिष्ट किसी एक स्थान पर भूकंप की क्या है, रिकॉर्डिंग है। सिस्मोग्राफ आमतौर पर एक इकाई के रूप में सिस्मोमीटर या उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस को संदर्भित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनामी। सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है। ठीक है, कौन सी भाषा थे, इंपॉर्टेंट है, जापानी भाषा थे। अब ये लिखा है सू,
का अर्थ होता है गाइस, सुनामी की स्पेलिंग है ऐसी, TSU, सु नामी, ठीक है। तो सु का अर्थ क्या होता है, बंदरगाह, ठीक है। और नामी का अर्थ क्या होता है, तरंग, ठीक है। यानी कि सु बंदरगाह, नामी तरंग, राइट। अब लिखा है कि सुनामी भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगे हैं। सपोज कि ये ऐसे करके है, यहाँ पे आपका है समुद्र, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ पे भूकंप स्टार्ट हुआ, उठा, तो गाइज उसकी वजह से क्या है, पानी में हलचल स्टार्ट हो जाएगी। तो यही क्या है, बहुत तीव्र, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, सुनामी, राइट। तो इसने कहा कि जो सुनामी है भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगे हैं, जो ऊंची उठती लहरों के साथ तटीय क्षेत्रों को भारी हानि पहुंचाती है, ठीक है। बहुत तेजी से ऐसे ऐसे लहरें आएंगी और जो तट होगा उसको हानि पहुंचाएंगे। अब देखिए कहानी क्या थी कि 11 मार्च 2011, इजी है याद रखना, 11/3/2011 को जापान में आए भीषण भूकंप के फलस्वरूप उत्पन्न विध्वंसकारी सुनामी से फुकुशिमा शहर गहन रूप से प्रभावित हुआ है। तो इसने कहा कि जापान में 11 मार्च 2011 को सुनामी आई थी, जिसकी वजह से फुकुशिमा शहर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इस त्रासदी से वहाँ स्थित जो परमाणु विद्युत संयंत्र उसको भी क्षति पहुंची है, ठीक है। फुकुशिमा शहर में ही क्या है, परमाणु विद्युत संयंत्र, इसको भी क्षति पहुंची। फिर क्या है, जिससे वहाँ नाभिकीय विकिरण भी उत्पन्न हो गई। मतलब एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की वहाँ पे सुनामी आ गई, ठीक है। फुकुशिमा शहर बर्बाद, वहाँ पे परमाणु विद्युत संयंत्र को भी क्षति पहुंची, जिसकी वजह से वहाँ पे जो नाभिकीय विकिरण है वो उत्पन्न हो गया। तो गाइस नाभिकीय विकिरण उत्पन्न होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। अब इसमें लिखा है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्या है, इनका रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी से प्रातः प्रभावित परिक्षेत्र है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा क्या होता है ना कि ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये है आपका साउथ अमेरिका, इधर आपका आ जाता है एशिया, ये आता है आपका एशिया, ठीक है। और यहाँ होता है ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस ये होता है यहाँ पे ये वाला एरिया, ठीक है। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ, सॉरी गाइस मैंने कुछ शायद गलत बताया, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये वाला है आपका एशिया, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो भूकंप आ रहे हैं, राइट, भूकंप या ज्वालामुखी, तो ये इस तरह से आता है ना। तो यहाँ पे ये, और ये आपका है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। तो यहाँ पे आपके इसके चारों तरफ आता है भूकंप, ये एक रिंग की तरह बना रहा होता है। तो हम इसको बोलते हैं भूकंप और ज्वालामुखी दोनों चीज़ें आती है, तो इसको हम बोल देते हैं रिंग ऑफ फायर। तो इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंप आते हैं, ठीक है। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रकार की दशाएं, इसमें लिखा है, एक तो हो गया इसमें भूकंप के लिए 4 प्रकार की दशाएं दुर्लभ है। पहला, सागर तथा स्थल भागों के मिलन बिंदु, यानी ऐसा कह सकते हैं आप कि ये आपका एशिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ आपका साउथ अमेरिका। अब ये हो गया सागर, ये हो गया स्थल, राइट। तो यहाँ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो एक ये वाला क्षेत्र हो गया जहाँ पे भूकंप आ रहा है, ठीक है। दूसरे, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ पे भी जो मोड़दार ऐसे पर्वत बने हैं, तो आप देखेंगे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है। तो आप यहाँ देखेंगे रॉकीज रेंज है, यहाँ पे आपका एंडीज मिलेगा, मतलब रॉकी पर्वत श्रेणी मिलेगी, यहाँ पे एंडीज मिलेगी। तो इसने कहा यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखिए अभी भी दो ही वहीं पे आया है, ठीक है। अब लिखा है ज्वालामुखी क्षेत्र, जहाँ पे ज्वालामुखी होंगी वहाँ पे भूकंप आएगा, राइट। उसके बाद लिखा है विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण, ठीक है, वो भी आपको वहीं मिलेगा। जैसे यहाँ समुद्र है, यहाँ पे स्थल है, बीच में जो मिलेगा 2 प्लेट्स होंगी, दोनों प्लेट एक आपस में टकराएंगी। जैसे प्रशांत महासागर की प्लेट हो गई, नॉर्थ अमेरिका की, दोनों क्या है आपस में टकराएंगी, तो उसकी वजह से भी भूकंप आएगा। अब इसने लिखा है कि इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र हैं। आइए देखिएगा इस कहाँ पे ये सारे, जैसे आप देखेंगे ना चिली कहाँ है, जैसे आपका ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, राइट। तो महाद्वीप हैं ये सारे। तो गाइस आपको चिली साउथ अमेरिका में यहाँ कहीं मिल जाएगा, कैलिफोर्निया नॉर्थ अमेरिका में यहाँ कहीं मिल जाएगा, अलास्का नॉर्थ अमेरिका में आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा, ठीक है। जापान आपको जब आप यहाँ एशिया में जाएंगे तो यहाँ आपको जापान मिल जाएगा, ठीक है। और फिलीपींस भी आपको यहीं मिल जाएगा एशिया के पास। और न्यूजीलैंड कहाँ मिलेगा गाइस आपको, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में आपको न्यूजीलैंड यहाँ कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये मैप में देखिएगा, फिलहाल मैंने बता दिया कहाँ कहाँ मिलेगा, अब मैप में देखिएगा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश,
ओके। तो उत्तर पश्चिम क्या होता है, ये होता है नॉर्थ, ये वाला। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश जो है भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, प्लेटों के, देखिए उत्तर पश्चिम जो प्रदेश में भूकंप आता है भारतीय उपमहाद्वीप में गाइस, तो आप अधिकतर देखते हैं हिमालय से सटा हुआ जो भी होता है ना, आप जैसे दिल्ली में देखते हैं कि भूकंप आ गया, आप यूपी में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं भूकंप आ गया, या दिल्ली से सटा हुआ आपका हरियाणा है वहाँ पे देख लेते हैं, उत्तराखंड में आपको भूकंप पता चल जाता है, क्योंकि हिमालय से सटा हुआ जितना भी वहाँ पे आपको भूकंप दिख जाएगा, बिकॉज वहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। जैसे ऊपर से आपकी यूरेशियन प्लेट आती है और नीचे से भारतीय उपमहाद्वीप की इंडियन प्लेट जा रही होती है, तो दोनों प्लेट क्या है, और बीच में आपको मिलेगा हिमालय, हिमालय और उसके नीचे दोनों प्लेट मिलेंगी, जब एक दूसरे से टकराएंगी तो गाइस क्या होगा, भूकंप आएगा। चलिए, अब इसने लिखा है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश है भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, प्लेटों के सीमांत पर उसकी अवस्थिति। मतलब गाइस ये है कुछ, देखिए बना के दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत ही बन पाएगा। तो ये इस तरह से आपको यूरोप मिलेगा, तो यहाँ से आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ये मान लीजिए अरब अरब वाला साइड है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका रशिया है, और यहाँ पे आपका चाइना है, और यहाँ पे आपको ऐसे इंडिया मिल जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो गाइस जो ये ऊपर वाली प्लेट होती है ना, ये वाली प्लेट मान लीजिए ये है यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट है, और जो नीचे वाली होती है इंडियन प्लेट है। तो ऊपर से यूरेशियन प्लेट नीचे की तरफ आ रही है, और जो इंडियन प्लेट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। फिर से देखते हैं, तो इसने कहा यूरेशियन प्लेट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और जो इंडियन प्लेट है वो ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे आपको हिमालय भी दिखेगा, राइट। तो ये दोनों प्लेट जब एक दूसरे से टकराएंगी ना नीचे, तो क्या होगा, भूकंप आएगा, हलचल होगी, उस हलचल को ही भूकंप कह दिया ने, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे, प्लेटों के सीमांत पर अवस्थिति है इसकी भारतीय उपमहाद्वीप की, ठीक है। तो लिखा है यह क्षेत्र भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है, मतलब दोनों एक दूसरे से टकराती है, एक प्लेट नीचे जाती है, एक प्लेट उसके ऊपर जाती है, और हलचल होती है तो भूकंप आता है। भारत का भूकंप क्षेत्र जो है मध्य महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। कौन से महाद्वीपीय, भारत का भूकंप क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय प्लेट के अंदर सम्मिलित है। जो मध्य महाद्वीपीय प्लेट का विस्तार कहाँ है, कैप वर्डे द्वीप से प्रारंभ होता है और पुर्तगाल से होकर भूमध्य सागर, एल्प्स के भूकंपों को सम्मिलित करता हुआ एशिया माइनर तक जाता है। ओके, चलिए आइए समझे। चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए कुछ इसको इस तरह से समझेंगे, यहाँ पे हम ऐसे लेके चलते हैं, ये हो गया हमारा यूरोप मान लेते हैं। देखिए गाइस बहुत अच्छी तो मैं ड्राइंग नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया अफ्रीका, ठीक है, ये हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया आपका यूरोप, ऐसे करके चलिए, ये आपका एशिया में आ गए हम, ये हमारा हो गया इंडिया, राइट। तो इससे इंडिया मान लेते हैं, तो ये इंडिया हो गया, और ये कुछ म्यांमार हो गया, फिलीपींस, और ये वो सब, ये सब हो गया। और यहाँ पे आ जाता है आपका इधर प्रशांत महासागर, यहाँ पे है अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब देखिए जो भारतीय महाद्वीप में आता है उसके इसने कहा कैप वर्डे द्वीप से प्रारंभ होता है। आप मान लीजिए कि कैप वर्डे द्वीप यहाँ कहीं है, ठीक है, तो यहाँ से प्रारंभ होता है। उसके बाद पुर्तगाल, तो यूरोप में पुर्तगाल सबसे इस साइड है, ठीक है। जब आप यूरोप में देखेंगे तो इधर पुर्तगाल है, ये भूमध्य सागर है, ठीक है, भूमध्य सागर है, एल्प्स पर्वत यहाँ पे मिलेगा भूमध्य सागर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम एशिया माइनर में घुसेंगे, एशिया माइनर से इसने कहा जब हम घुस जाएंगे, चलिए कलर चेंज कर दें, ठीक है। यहाँ से हमने कैप वर्डे से स्टार्ट किया, पुर्तगाल है, यहाँ भूमध्य सागर है, एल्प्स है, उसके बाद एशिया माइनर में पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ हिमालय में पहुँच जाएंगे, हिमालय के बाद म्यांमार में, म्यांमार से नीचे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी द्वीप है, और प्रशांत महासागर वाले से हम जुड़ जाएंगे कहीं जाके। आई होप आप लोग को समझ में आया, नहीं आया तो गाइस वर्ड मैप जरूर देखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग देखिएगा जो मैंने बताया, ठीक है। चलिए यही फिर से पढ़ते हैं। कैप वर्डे से स्टार्ट किया, पुर्तगाल से होकर भूमध्य सागर से होकर एल्प्स भी वहीं पे आपको मिलेगा, पर्वत है पूरा, श्रेणी है पूरी। फिर एशिया माइनर में घुस जाएंगे, फिर हिमालय क्षेत्र में घुस जाएंगे, फिर क्या है म्यांमार में जाएंगे, म्यांमार के दक्षिण में चले जाएंगे, फिर पूर्वी द्वीप समूह में जाएंगे, एंड उसके बाद जाके हम कहाँ चले जाएंगे, प्रशांत महासागरीय भूकंप क्षेत्र में मिल जाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। लिखा है मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक कटक में स्पिट वर्जन और आइसलैंड उत्तर से लेकर जो आपका है बोवेट द्वीप तक स्थित है। तो कैसे आइसलैंड का है बिल्कुल ही, जब आप देखते हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये मान लीजिए यूरोप है, ये एशिया है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे आपको आइसलैंड मिल जाएगा, ठीक है, और बोवेट द्वीप आपको दक्षिण में मिल जाएगा, ये वाली जो एरिया है ये, ठीक है। तो ये कौन सा अटलांटिक ओशन है यहाँ पे बीच में, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये साउथ अटलांटिक ओशन। तो ये वाला बीच वाला एरिया है उसको हमने बोला मध्य अटलांटिक पेटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं गाइस। हाँ, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण वृहत एवं लघु प्लेट, ओके। अब पढ़ेंगे प्लेट्स कौन कौन सी होती है पृथ्वी के अंदर। इसमें लगा प्लेट विवर्तनिकी, यानी कि क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि सिद्धांत के अनुसार
पृथ्वी का स्थल मंडल 7 वृहद प्लेटों और कुछ जो है लघु प्लेटों में विभक्त है। मतलब इसने कहा कि जो पृथ्वी है ना हमारी पूरी, वो पृथ्वी के अंदर क्या है, प्लेट्स हैं जो मूव कर रही हैं, ठीक है, वो जो चल रही हैं इधर उधर, राइट। तो उसमें कहा 7 जो है बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं और इसने कहा बहुत सारी जो है छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं, ठीक है। इसने कहा नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ, गर्त, भ्रंश इन प्लेटों को सीमांकित करते हैं, ठीक है। मतलब ये कॉर्नर में ही है, इन प्लेटों के साइड साइड में है। क्या क्या है, पर्वत है, मतलब वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत प्लेटों के साइड साइड में मिलेंगे, गर्त मिलेंगे, भ्रंश मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें लिखा है वृहद प्लेट इस प्रकार है, बड़ी बड़ी प्लेट्स की बात करते हैं। तो एक तो हो गया आर्कटिक प्लेट, ठीक है, जिसपे आर्कटिक आर्कटिक प्लेट पे क्या होगा, कौन सा महाद्वीप होगा, अंटार्कटिक, सॉरी आर्कटिक नहीं गाइस, अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिक जो महाद्वीप है अंटार्कटिका ना, वो अंटार्कटिक प्लेट पे है, ठीक है, जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर जो घिरे हुए महासागर है वो इसी प्लेट पर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में जिसमें क्या है, पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है, दक्षिणी अमेरिका प्लेट और कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करती है। मतलब ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, यहाँ है कैरेबियन द्वीप। तो ये वाली है, इसने कहा इसकी सीमा का निर्धारण कौन करती है, ये साउथ अमेरिका की प्लेट और कैरेबियन द्वीप, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हो गई एक दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। तो पश्चिमी अटलांटिक तल समेत क्या है, उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप इसको पृथक करती हैं, अलग करती हैं, ठीक है। तो यानी कि दक्षिण अमेरिकी प्लेट तीसरी नंबर की। प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, यानी जो प्रशांत महासागर जितना है, आप मैप में देखिएगा, वो पूरी एक प्लेट पर है। फिर है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, एक है पूरी है, जिसमें इंडिया वाला पोर्शन, इंडिया उपमहाद्वीप वाला आता है, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप हो गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाली प्लेट एक है। अफ्रीकन प्लेट एक है, ठीक है, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल सम्मिलित है, पूर्वी अटलांटिक तल सम्मिलित है इसमें, ठीक है। ये सब मैप में देखिएगा। अब एक हो गई आपका यूरेशियन प्लेट, यानी कि जो इंडिया से ऊपर वाला है एशिया है, वो पूरा एशिया, भारतीय महाद्वीप के ऊपर वाला एशिया और इधर से यूरोप, सारा मिला दीजिए, ठीक है। इसमें लगा जिसमें जो है पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। अब इसने कहा कुछ लघु प्लेट की भी बात कर लीजिए। तो हमने बृहद प्लेट पढ़ ली, नॉर्थ अमेरिका, सिंपल है, जहाँ जहाँ महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, राइट। यूरोपियन यूरेशियन, जिसमें यूरोप भी आ जा रहा है, एशिया भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया वाली है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाली एक प्लेट हो गई। एक हो गई अफ्रीका वाली प्लेट। तो इस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6 ये हो गई, और 7 जो आपकी पैसिफिक यानी कि प्रशांत वाली प्लेट थी वो हो गई 7वीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा कुछ छोटी छोटी प्लेट्स हैं, उसकी भी बात करते हैं। एक हो गई आपकी कोकोस प्लेट। ये प्लेट क्या है, मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, यानी कि मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच है आपकी कोकोस प्लेट। याद रखिएगा 2 3 4 ही हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक है आपका नज़का प्लेट, साउथ अमेरिका प्रशांत महासागर के बीच वाली प्लेट के, मतलब प्रशांत महासागर वाली प्लेट के बीच में, ठीक है। फिर इसके है अरेबियन प्लेट, तो ये तो नाम से पता चल रहा होगा गाइस, अरब प्रायद्वीप वाली, ठीक है। फिर आपका है फिलिपिन प्लेट, ठीक है, ये भी आपको नाम से पता चल रहा है। एशिया महाद्वीप प्रशांत महासागर के बीच में जो प्लेट होगी, ये सब आप वर्ल्ड मैप देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो वो फिलिपिन प्लेट हो गई। फिर है कैरोलिन प्लेट, कौन सी है, न्यू गिनी। ये आपको कहाँ मिलेगा गाइस, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ठीक है। तो न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपिन और इंडियन प्लेट के बीच में, यानी कि इसने फिलिपिन और इंडियन प्लेट के बीच में, ठीक है, यानी कि ये वाली है फिलिपिन और जो इंडियन प्लेट है उसके बीच में मिलेगी। ये है फ्यूजी प्लेट, ये आपको ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व, ये होता है आपका उत्तर पूर्व, ये ऑस्ट्रेलिया है तो उसके उत्तर पूर्व में स्थित है। कौन सी आपका फ्यूजी प्लेट, ठीक है। तो गाइस आई होप आप लोग को समझ में आया हो, अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर होता है खत्म। अब लिखा है भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। तो इसमें लिखा है, देखिए हमने कौन कौन से पढ़ी थी, प्राइमरी सेकेंडरी लॉन्ग वेव, PSL, ठीक है। पी यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड लॉन्ग, ये लव बोलेगा, लॉन्ग होता है, अब पता नहीं लव होता है या नहीं होता है, लॉन्ग हाँ लव भी होता है, लॉन्ग भी होता है और सरफेस भी बोलते हैं हम इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। इसने कहा एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र के सर्वथा भिन्न होता है, बिल्कुल सही है, भिन्न होता है। अब लिखा है भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 के बाहर किसी भी दूरी पर P और S दोनों तरंगों का अभिलेख करते हैं। तो 105 के बाहर नहीं गाइस, 105 के अंदर की अगर हम बात करें तो PS दोनों ही मिल जाएंगी, लेकिन 105 के बाहर की अगर हम बात करें तो 105 से लेकर हमने पढ़ा था 145 तक आपको P मिल जाएगी, लेकिन 105 के बाहर S आपको कहीं भी नहीं मिलेगी,
नहीं सॉरी 105 से 145, ठीक है, और 105 डिग्री। तो गाइस हमने क्या देखा था, पी आपको 105 तक मिल रही है, एस भी आपको 105 तक मिल रही है, फिर यहाँ आपको पी नहीं मिल रही और एस तो आपको इसके बाद कहीं नहीं मिल रही, इसके बाद आपको पी वापस से मिल जाएगी, 145 डिग्री के बाद आपको पी वापस से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये गलत है, यानी कि पहला सही है दूसरा गलत है, तो इसमें आंसर है 2, यानी कि इसने का पहला सही है दूसरा गलत है। चलिए, इसने लिखा है भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थलों पर आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं, राइट। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं तो गाइस इसे मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं समझा चुकी हूँ, थोड़ा मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं मिलती है, मतलब रिकॉर्ड नहीं होती है, ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र बोलते हैं। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है क्या कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से बिल्कुल अलग सर्वथा क्या है, भिन्न है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 से 145 के बीच का जो क्षेत्र होता है वो पी और एस दोनों के लिए छाया क्षेत्र होता है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या है, पी भी नहीं मिलेगी, एस भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो और 145 के बाद एस नहीं मिलती है लेकिन पी मिल जाती है, तो इसने कहा एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है पी से अधिक होता है, विस्तृत होता है, अधिक विस्तृत होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिंग ऑफ फायर हमने कौन सा बताया था, जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ, ठीक है। अब इसने कहा रिंग ऑफ फायर संबद्ध है किससे, भूकंप से है, बिल्कुल है भूकंप से। ज्वालामुखी, हाँ भाई जहाँ पे ज्वालामुखी है वहाँ भूकंप भी आते हैं। फिर जंगल की आग और प्रशांत महासागर से, तो गाइस देखिए प्रशांत महासागर से जंगल की आग ये सब हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। भूकंप भी आ रहा है, प्रशांत सागर के चारों तरफ ही है रिंग ऑफ फायर, राइट, भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी, दोनों चीजें हो रही हैं। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित परिक्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 63% भूकंप का अनुभव किया जाता है। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं हैं, कौन कौन सी, हम फिर से पढ़ते हैं। सागर स्थल भागों का मिलन बिंदु होता है ये। नवीन मोड़दार पर्वतें यहाँ मिलती हैं, गर्त भी मिलते हैं, और यहाँ पे है ज्वालामुखी क्षेत्र भी होता है, और यहाँ पे है विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्षेत्र कौन कौन से इसने बताया है, चिली बताया है, कैलिफोर्निया बताया है, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। तो गाइस अभी तक इसमें कुछ भी नया नहीं था कि मुझे समझाना पड़े। अब लिखा है रिक्टर स्केल पर लॉगरिथमिक मापक्रम है, बिल्कुल है। इसके फलस्वरूप परिणाम मात्रक में 1 की वृद्धि के आयाम के लिए क्या है, 10 के गुणक को निरूपित करता है। मतलब इसने कहा अगर हमारे पास ऐसे ऐसे करके है 1 2 3 4, तो इसने कहा 1 से जब 2 पे जाते हैं तो यहाँ पे जो है 10 गुना, तो ये 10 के गुणक को निरूपित करता है, तो ये 10 गुना को दिखाता है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा सही है, पहला सही है। तो इसने नेक्स्ट का है रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना होती है, नहीं जैसे हमने कहा 1 2 3 4, तो 1 से जब 2 पे जाते हैं तो यहाँ पे 100 गुना नहीं 32 गुना ऊर्जा विमुक्त होती है, कितनी, 32 गुना, ठीक है। चलिए यहाँ 100 गुना, ये गलत है, तो हमारा आंसर हो गया 1 सही है, बाकी आपका गलत है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए देखिए वीडियो हो रही है काफ़ी लंबी, तो गाइस ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। नहीं हो तो मैं बता देती हूँ कहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए ये वाला, आप लोग वीडियो में जाके ये वाला पोर्शन देखिएगा कहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया है, फिर वही सब करने से ना गाइस टाइम होता है वेस्ट। चलिए अब इसमें लिखा है भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तीव्रता किस पे नापते हैं आप, मर्केली स्केल पर। अब इसने कहा है भूकंप की मैग्नीट्यूड जो है विमुक्त ऊर्जा की माप है, ओके। चलिए ऐसा हमने अभी कहीं देखा नहीं, चलिए हम देखेंगे, अभी पढ़ेंगे। भूकंप में मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापने पर आधारित होता है। चलिए अभी देखेंगे। रिक्टर स्केल में जो है हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि का निर्दर्शन करता है, गलत। चलिए आइए देखें, तो इसका आंसर गाइस 1 2 3 सही है और चौथा गलत है। अभी हमने देखा चौथा वाला गलत था, ठीक है। बाकी हमारे 1 2 3 ये तीनों सही हैं। चलिए हम पढ़ लेते हैं। तो लिखा है भूकंप के परिणाम तथा तीव्रता का मापन। परिणाम आप किस पे देखते हैं, रिक्टर स्केल, तीव्रता इस पे मर्केली स्केल पे देखते हैं, पहला सही है। भूकंप की तीव्रता जो है रिलीज यानी कि विमुक्त ऊर्जा की सूचक होती है, बिल्कुल सही। तीव्रता ज़्यादा है तो रिलीज भी होती है ऊर्जा उतनी ज़्यादा, तो ये भी सही है। अब लिखा है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता के टी से TNT के 6
ओंस के बराबर ऊर्जा विमुक्त होती है, जबकि 8 तीव्रता के भूकंप से TNT के 6 मिलियन टन के बराबर ऊर्जा विमुक्त होती है। अर्थात रिक्टर स्केल पर अंकित 1 से 10 तक की संख्या को यदि देखा जाए तो प्रत्येक अंक भूकंप मापी यंत्र पर 10 गुना आयाम को और 32 गुना ऊर्जा वृद्धि को निर्दिष्ट करता है। मतलब आयाम 10 गुना बढ़ेगा, ऊर्जा जो निकल रही है वो 32 गुना बढ़ेगी, एक से लेकर दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पर। ठीक है, ये भी हम समझा चुके हैं। आज इसमें लिखा है रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। तो रिक्टर पैमाना हम तीव्रता नापने के लिए करते हैं, यानी कि भूकंप की तीव्रता नापने के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो गाइस फिर वही है, रिक्टर पैमाने पर सिस्मोमीटर मापता है। क्या मापता है सिस्मोमीटर? क्या हृदय की गति? नहीं गाइस, भूकंप। ठीक है, इसमें सिस्मोमीटर भूकंप मापन हेतु प्रयुक्त होता है। ये सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग है। किस, देखिए यहाँ मीटर लिखा है और यहाँ ग्राफ लिखा है। ठीक है, तो सिस्मोमीटर सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग होता है, जबकि अगर आपको हृदय की गति नापना है तो आप क्या यूज़ करते हैं? कार्डियोग्राम। ठीक है, और वहीं पेड़ों की वृद्धि को आपको देखना है तो उसको आप किससे देखते हैं? क्रेस्कोग्राम से। ठीक है, हृदय की गति के लिए कार्डियोग्राम, क्रेस्कोग्राम, राइट। चलिए, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गाइस किसका? सिस्मोग्राफ का। तो सिस्मोग्राम भूकंप का पता लगाने और उसे रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये क्या है? उपकरण है। सिस्मोमीटर सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग होता है। ये क्या है? एक लोलक यानी कि पेंडुलम होता है, या फिर स्प्रिंग पर चढ़ा हुआ भार होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है हालांकि सामान्यतः इसे सिस्मोग्राफ के समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ उपकरण के विशिष्ट स्थान पर भूकंप की रिकॉर्डिंग करता है। अतः सिस्मोग्राफ आमतौर पर एक इकाई के रूप में सिस्मोमीटर और उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस को संदर्भित करता है। कुछ नया नहीं था, हमने तब वही पुराना पढ़ा हुआ है। अब लिखा है निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जापानी भाषा थे। तो सू का मतलब होता है गाइस, सू का मतलब होता है बंदरगाह, नामी का मतलब होता है तरंग। ठीक है, तो सुनामी भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं जो ऊंची उठी लहरों के साथ जो है तटीय क्षेत्रों में भारी हानि पहुंचाती है। वर्ष 2004 में हिंद महासागर भूकंप और उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसने बोला, यानी कि जो भारत में सुनामी आई थी ना, हमने देखा था 2004 में आई थी, उससे रिलेटेड कुछ लिखा है, देखेंगे क्या सही है क्या गलत। इसमें लिखा है सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से, चलिए पहले इसकी हम पूरी व्याख्या देखते हैं क्योंकि नया था है कुछ। ठीक है, देखिए व्याख्या भी अपने आप में बहुत बड़ी। देखिए कहानी क्या थी कि 26 दिसंबर 2004 की बात है को क्या हुआ कि हिंद महासागर में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी भाग पर समुद्र के अंदर आए रिक्टर स्केल कितना 9.1 से लेकर 9.3 तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न सुनामी लहरों से लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो गई। ठीक है, तो तीव्रता कितनी है? 9.1 से लेकर 9.3 की ये तीव्रता है। किस पे हम नाप रहे हैं? ये रिक्टर स्केल पे नाप रहे हैं। ठीक है, और कितने लोगों की मौत? 2 लाख लोगों की। ठीक है, अब इसमें लिखा है उपरोक्त प्रश्न में सुनामी से संबंधित दिए गए कथनों का विवरण क्रमशः है। देखिए इसमें लिखा है इस शक्तिशाली भूकंप से 1200 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक जो है अधक्षेपण हुआ, और ये अधक्षेपण बर्मी प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के खिसकने से हुआ। यानी ये भारतीय प्लेट है, ये बर्मी प्लेट है, तो ये जो है आपकी बर्मी प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट चली गई। ठीक है, उस वजह से। अब लिखा है हिंद महासागर में उठी इन सुनामी लहरों से इंडोनेशिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका तक जो है इसका प्रभाव पड़ा। अधिकेंद्र से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण अफ्रीका में 8 व्यक्ति और सोमालिया में 300 से अधिक व्यक्ति मारे गए। मतलब सोचिए यहाँ पे हुआ था और यहाँ से अफ्रीका तक लोग मरे। ठीक है, इससे क्या है लगभग 11 देश प्रभावित हुए। ठीक है, अब लिखा है कि इन सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाख लोगों को मारे जाने की जो है आशंका व्यक्त की गई है, ना कि 50 लाख। कितनी, मतलब क्वेश्चन में 50 लाख लिखा होगा, वैसे 2 से 3 लाख लोग मरे ऐसी आशंका है। तो लिखा है भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में थी। कैसी? उत्तर दक्षिण दिशा में थी। तो इससे सुनामी लहरों का प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। ठीक है, सुनामी की इस तरह से थी। ठीक है, भूकंप की उत्तर दक्षिण, सुनामी की पूर्व पश्चिम। ठीक है, जिससे क्या है परिणामतः क्या होता है कि जो बांग्लादेश
में बहुत कम लोग मरते। देखिए बांग्लादेश ऊपर की तरफ आ गया, अगर सुनामी ऐसे जा रही है तो बांग्लादेश तो ऊपर की तरफ आ गया, उत्तर उत्तर दक्षिण तो थी नहीं, पूरा पश्चिम थी, तो बांग्लादेश में कुछ कम लोग मरे। ठीक है, आइए अब समझे। इसमें लिखा है सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधिगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा 15 मीटर तक क्या है खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। चलिए चलिए, तो गाइस इसमें हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला बिल्कुल सही है, अभी हमने व्याख्या पढ़ी। अब लिखा परिणामी सुनामी में क्या है, इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से 8500 किलोमीटर की दूरी तक विध्वंस हुआ। मतलब यहाँ पे हमने अभी जो पढ़ा वो 8000 लिखा था, यहाँ 8500 लिखा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं सही है। अब लिखा वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गए अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों के मौत के घाट उतारा। तो गाइस 50 लाख लोग नहीं मरे थे, अनुमानतः 2 से 3 लाख बोला गया। लिखा है बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए, मतलब कम लोग मरे, ठीक है, या कुछ भी इंजर्ड हुए, क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण दिशा होने से सुनामी लहरों की जो है प्रबलतम शक्ति जो है पूर्व पश्चिम दिशा। बिल्कुल सही है, यही हमने पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लिखा है जापान के किस शहर ने, तो वैसे इसमें हमें बताना तो कौन सा गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी गलत है, बाकी हमारे सब सही। अब इसमें लिखा है जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी और नाभिकीय विकिरण का सामना किया, तो हमने क्या पढ़ा था, फुकुशिमा। 11 मार्च 2011 में जापान में भीषण भूकंप आया और उसकी वजह से क्या है विध्वंसकारी सुनामी, फुकुशिमा शहर प्रभावित हुआ और उसके बाद क्या है आपने देखा परमाणु विद्युत संयंत्र उसको क्षति पहुंची जिसकी वजह से नाभिकीय विकिरण हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है क्या है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। ये क्षेत्र भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है। यहाँ ज्वालामुखी तथा मूंगे बनने जैसी कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कैसे इसमें कुछ नहीं है नया, नया बस ये था यहाँ ज्वालामुखी और मूंगे बनने जैसी कोई क्रिया नहीं होती है, ये हमने नोट्स में नहीं पढ़ा, बाकी यही नया था और कुछ नहीं है। आज इसमें लिखा है पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम बोलते हैं अधिकेंद्र। चलिए, इसमें भी कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। अधिकेंद्र लाइक पृथ्वी है, ये है भूकंप मूल है, भूकंप मूल के सबसे ऊपर क्या होता है, अधिकेंद्र होता है, सबसे निकट अधिकेंद्र होता है 90 डिग्री पर होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अधिकेंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं एपिसेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है जो कोकोस प्लेट है किसके मध्य पाई जाती है, तो गाइस ये किसके, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो गाइस यहाँ पे होता है चैप्टर खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में वीडियो या चैनल दोनों ही। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया हो तो चलिए गाइस यहाँ पे हम आपसे अलविदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा यानी कि नेक्स्ट वीडियो आएगी महाद्वीप पर।